सभी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, चाहे वह पटवारी हो, एमपीपीएससी हो या फिर एसएससी हो, हर एक में साइंस से जहाँ तक क्वेश्चन बनते हैं, साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रक्त या ब्लड। इससे कहीं न कहीं हमें क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। कभी आरबीसी के बारे में, कभी डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो कभी ब्लड ग्रुप और तो कभी इसके खोजकर्ता के बारे में कहीं न कहीं हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसा कि अब जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का जो आने का तरीका है, पैटर्न है, कहीं न कहीं चेंज हुआ है, एडवांस हुआ है। तो हम इस टॉपिक पर कवर करने की कोशिश करेंगे उन सभी महत्वपूर्ण और एडवांस क्वेश्चनों को व्याख्या के सहित। हाँ, व्याख्या सहित करेंगे ताकि हमें लंबे समय तक वो क्वेश्चन याद रहे और हम एग्ज़ाम में उन सारे क्वेश्चन को रिकॉल कर सकें और सही ऑप्शन को क्लिक कर सकें। तो बिना देर के हुए ब्लड इससे संबंधित तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रुधिर क्या है, मतलब ब्लड क्या है? ए तरल संयोजी कोशिका, बी तरल संयोजी ऊतक, सी तरल संयोजी अंगतंत्र, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी तरल संयोजी ऊतक। चलिए इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम है। जैसे ये देखिए, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, इसी तरीके से एरियोलर टिश्यू है, कॉम्पैक्ट बोन से बना हुआ जो है कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू हैं जो ब्लड में पाए जाते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू है कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये ब्लड में भी जो ब्लड है वह एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। तो याद रखिएगा कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मुख्यतः होता है, या प्लाज्मा का जो कलर है इससे संबंधित क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मुख्यतः कैसा होता है। ए रंगहीन, बी गुलाबी, सी वाइट या सफेद, डी लाल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है रंगहीन। प्लाज्मा का कोई कलर नहीं होता है, ये तरल हल्का सा पीला या क्रीम कलर का होता है। जैसा कि हम इस पे देख सकते हैं, ये है प्लाज्मा और यहाँ है रेड ब्लड सेल्स आरबीसी। आरबीसी लाल है क्योंकि यह ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन युक्त होती है। इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी हो गई, और ये हुआ प्लाज्मा जो लगभग 55% तक होता है। एक तरीके का ये पानी है। इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पानी के भी बन जाते हैं कि प्लाज्मा में जो तरल जल है वो उसका परसेंटेज, तो 55% आप वहाँ पे एक्यूरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि केंद्रक किस रुधिर अवयव में अनुपस्थित होता है। सेंटर। तो पहला है ए आरबीसीज में, बी डब्ल्यूबीसी में, सी उपरोक्त में से कोई नहीं, या डी उपरोक्त ए व बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए आर बी सी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। देखिए ये हुआ आरबीसी का एक कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ये ब्लड निकला हुआ है उंगली से, और उस पे जब जूम करके माइक्रोस्कोप से जब देखा गया, वही नाल और रस्का ने जो खोज किए थे सूक्ष्मदर्शी का, जब देखा गया तो ये देखा गया प्लाज्मा का कि ये जो आरबीसी जो लाल कलर की दिखाई दे रही है ये सेंटर लेस है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि इनमें सेंटर नहीं है, मतलब केंद्रक नहीं है। तो आरबीसी इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला जो है ये बहुत ही एग्जाम में पूछा गया, बार बार रिपीट होते हैं कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। ए अमाशय, बी अग्नाशय, सी प्लीहा या इसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, या डी यकृत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी प्लीहा। प्लीहा जो होता है किसी भी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में लेफ्ट साइड की तरफ जो है होता है प्लीहा। और ये जो इसका कलर है ना तो गुलाबी होता है, ना तो कत्था होता है, ना लाल होता है। एक मिक्सअप कलर कह सकते हैं, या दूसरा रेडिश कलर कह सकते हैं इसे। तो स्प्लीन इसका जो है राइट आंसर होगा। स्प्लीन को ही इसका कब्रिस्तान कहा जाता है, किसका, आरबीसी का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और आगे आने की संभावना हमेशा बनी रहती है इस क्वेश्चन की। तो ए 80 दिन, बी 90 दिन, सी 45 दिन या डी 120 दिन। तो जो इसका राइट आंसर है वह है डी 120 दिन, आरबीसी का। ध्यान रखिएगा 120 दिन होता है। इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी का कितने दिन का होता है? ए 2 से 5 दिन, बी 10 से 13 दिन, सी 20 से 40 दिन या डी 120 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी 10 से 13 दिन, डब्ल्यूबीसी का। याद रखिएगा। देखिए इसके साथ साथ और भी जो है कभी कभी इससे इर्द गिर्द पूछ लेता है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी आरबीसी इनके जीवन काल को एग्जाम में। तो कभी कभी पूछ लेता है न्यूट्रोफिल्स का, स्नोफिलिया का, बैसोफिल्स का, मोनोसाइट्स का, लिम्फोसाइट्स का। तो न्यूट्रोफिल के जो है 13 से 20 दिन का है, स्नोफिलिया लगभग 7 से 12 दिन तक ही रहती है, मोनोसाइट 2 से 5 दिन का ही रहता है इनका, और लिम्फोसाइट का लगभग 1 दिन का होता है। लेकिन प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो प्लेटलेट्स के जो जीवन काल है लगभग 10 दिन का होता है। ये एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, काफी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एड्स होने पर किस सेल की संख्या कम हो जाती है? ए आरबीसी की, बी डब्ल्यूबीसी की, सी प्लेटलेट्स की या उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब कि किसी की संख्या कम नहीं होती है। इसका राइट आंसर है वह है डब्ल्यूबीसी। जो वाइट जो है ब्लड सेल्स हैं उनकी संख्या कम हो जाती है एड्स होने पर। अगला जो क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स जो है सहायक होती है, करती क्या है उनके काम को लेकर के? ए ब्लड वेसल्स की मरम्मत करती हैं, बी थक्का जमाने में रक्त का जो है हेल्प करती हैं, सी संक्रमण से शरीर को बचाती हैं या डी उपरोक्त सभी। प्लेटलेट्स की बात हो रही है, तो प्लेटलेट्स जो लगभग काम करते हैं इनमें से सभी काम प्लेटलेट्स करती हैं। वह ब्लड वेसल्स की मरम्मत भी करती हैं, थक्का जमाने में प्लेटलेट्स सहायता करती है प्रोथ्रम्बिन के रूप में, संक्रमण से भी शरीर को बचाती है, स्नोफिलिया वगैरह को ले लो, और उपरोक्त सभी हम ये कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक, अब आती है बारी कि एक स्वस्थ मनुष्य है अगर कोई, तो उसमें रक्त कितना पाया जाता है? ए 5 से 6 लीटर, बी 10 से 12 लीटर, सी 2 से 3 लीटर या डी 15 से 20 लीटर। तो इसका जो राइट आंसर है सभी को मालूम है, इसीलिए मैंने पहले ही बात दिखा दिया कि जो इसका राइट आंसर है वह 5 से 6 लीटर है। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की भी लगभग जो मात्रा होती है इस ब्लड में लगभग इतनी ही होती है, उसे लीटर में नहीं बल्कि उसे जो है उसके परसेंटेज में मापा जाता है। तो 5 से 6 लीटर जो है इसका राइट आंसर है ए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उनके बारे में ही व्याख्या करूंगा ताकि आपका भी समय जो है वह बर्बाद ना हो और कम समय में अच्छी तैयारी कर सको जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त की पर्याप्त मात्रा की पूर्ति ना होना क्या कहलाता है? मतलब कि कोई भी ह्यूमन बॉडी है उसमें अगर पर्टिकुलर जो ब्लड है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जैसे 12 पॉइंट 13 पॉइंट होते हैं, अगर वो मात्रा नहीं है हीमोग्लोबिन की मात्रा, तो या 5 से 6 लीटर ब्लड नहीं है तो वो क्या कहलाता है? ए रक्तचाप, बी इस्कीमिया, सी थायराइड या डी उच्च शर्करा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी इस्कीमिया। इस्कीमिया एक तरीके का जो है रोग की तरीके से देख सकते हैं। इसके डिसीज़ जो है कुछ इस टाइप में होते हैं, स्किन में ये ब्लड की आपूर्ति की वजह से, कमी की वजह से होती है। शर्करा में भी लगभग, शुगर में भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण जो हैं जो इसे अलग करते हैं, जैसे जलन पैरों में, ब्लड का ना निकलना, लसलसे पदार्थ का निकलना, ये लिखा हुआ है, बुलिश स्किन का होना, कैपिलरी का जो होता है उनको जो है कैपिलरी जो होती है रिड्यूस जो होते हैं फिल टाइम का रिड्यूस होना, इस तरीके से जो है सेनी स्किन का होना, जो साइनी अगर साइन कर रहा है
तो ये जो है एक लक्षण है इस बीमारी की, इस्कीमिया की। अगला जो बढ़ते हैं कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन होता है? ए हेपेरिन, बी ग्लूकोज, सी शर्करा या डी वसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए हेपेरिन। हेपेरिन ही है जो रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला है कि ब्लड ग्रुप के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ए मेंडल ने, बी कार्ल लैंड स्टीनर ने, सी वॉटसन ने या डी रॉबर्ट ब्राउन ने। इसका जो राइट आंसर है वह है बी कार्ल लैंड स्टीनर ने। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी जानकारी दूं कि इन्होंने जो ब्लड ग्रुप के बारे में तो बताया है, लेकिन ए, बी और ओ ये 3 ब्लड ग्रुप के बारे में इन्होंने बताया है, ए बी के बारे में इन्होंने नहीं बताया है। तो उस ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे आगे कि किसने खोज की, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये आमतौर पे ये नाम जो है कार्ल लैंड स्टीनर ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता, ये लगभग लगभग सभी जानते हैं, बट ए बी के बारे में कि किसने खोज की ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। उससे पहले देखें जो कार्ल लैंड स्टीनर ने जो खोज की थी, ब्लड ओ टाइप हो गया, बी टाइप में देखिए बी एंटीजन है, उस तरीके से ए है, ए में ए एंटीजन है, ब्लड टाइप जो है ए बी है, इसमें ए और बी दोनों एंटीजन है, ये हम देख सकते हैं इस पे। तो अब आगे आते हैं कि जो ब्लड का जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, उसको किस यंत्र द्वारा, किस डिवाइस द्वारा मापा जाता है? ए बैरोमीटर, बी स्फिग्मो मैनोमीटर, सी लेक्टोमीटर या डी साधारण मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी स्फिग्मो मैनोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि मनुष्य में एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन की बात हो रही है। ए 5 प्रकार के, बी 2 प्रकार के, सी 7 प्रकार के या डी 10 प्रकार के। इसका जो राइट आंसर है बी 2 प्रकार के। एंटीजन जो होते हैं ए और बी एंटीजन, तो ये 2 प्रकार के ही होंगे, ध्यान रखिएगा। ये आ गए अपन उस ब्लड ग्रुप के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि पहले क्वेश्चनों में, कि ब्लड ग्रुप ए बी की जो खोज है वो किसने की। ए बी को छोड़ के बाकी अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो कार्ल लैंड स्टीनर ने खोज की थी, लेकिन जब ए बी की बात की जाए तो ए बी की खोजकर्ता के बारे में पहला ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए कार्ल लैंड स्टीनर, इनका भी नाम फिर वापस आया, बी वॉटसन एवं क्रिक ने, सी डी कैस्टेलो एवं स्टर्ली ने या डी रॉबर्ट हुक ने। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी डी कैस्टेलो एवं स्टर्ली ने। इन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, और सबसे अच्छी बात है ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में इन्होंने 1901 में बताया था। 1900 में कार्ल लैंड स्टीनर ने ओ ए और बी के बारे में बताया, उनके 1 साल के बाद में इन्होंने उस ब्लड ग्रुप के बारे में, ए बी के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक, यहाँ पे हमारा सन भी कंप्लीट हो गया अगर सन से क्वेश्चन बनता है तो। अगला क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप वालों को कहा जाता है? डोनर की बात आ रही है यहाँ पे। तो डोनर जो ब्लड दे सकते हैं, ओ ग्रुप या ए ग्रुप या बी ग्रुप या ए बी ग्रुप। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ओ ग्रुप। इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन बनता है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब सर्वत्र ग्राही, एक्सेप्टर भी कह सकते हैं, किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? ऑप्शन सेम है, ओ ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप या ए बी ग्रुप। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी ए बी ग्रुप। ए बी ग्रुप जो है किसी से भी ब्लड को ले सकता है एंटीजन के आधार पर। ठीक है, तो ये हुआ, जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो ए बी है, देखिए ए बी की जहाँ पे बात की जा रही है, तो ये रहा हमारा ए बी, ये कहीं से भी एवरीवन ये ले सकता है, रिसीव कर सकता है। और जो ओ है वो एवरीवन कहीं से भी
ले सकता है या दे सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लसिका में कौन सी सेल नहीं पाई जाती है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी लेमिनर सेल या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लसिका की जहां बात आती है वहां लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये रहा लिम्फ जिसे बोलते हैं ये, क्योंकि ये कलरलेस होते हैं। और आरसीबी रेड ब्लड कार्पस जिसे कहते हैं ये सेल्स, तो आर या रेड पहले ही आ गया है, तो जब लिम्फ जो है कलरलेस है तो वहाँ पे आरबीसी नहीं होगी। इसकी वजह से ही यहाँ पे जो राइट आंसर है वह आरबीसी है। ठीक, आगे आते हैं। लसिका या लिम्फ में अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्या पाया जाता है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी लेमिनर सेल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह डब्ल्यूबीसी है। क्यों है? इसलिए कि भाई जो लिम्फ होती है लसिका है वो कलरलेस है, और डब्ल्यूबीसी भी लगभग जो है वाइट जो ब्लड कार्पस होते हैं वो भी कलरलेस होते हैं, इसलिए इसकी जो मात्रा है अधिक मात्रा पाई जाएगी। डब्ल्यूबीसी इसमें अनुपस्थित होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डब्ल्यूबीसी होगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एंटीबॉडी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है, जो एंटीबॉडी होते हैं उसे दूसरे शब्दों में और क्या कह सकते हैं? जैसे प्लीहा को कब्रिस्तान कहा गया था आरबीसी का, उसी तरीके से एंटीबॉडी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसमें ऑप्शन ए एग्लूटिनेंस, बी फिटेलिस, सी उपरोक्त दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसमें अब अपन तार्किक की बात करें तो उपरोक्त में से कोई नहीं ऐसा अभी है नहीं ऑप्शन। उपरोक्त दोनों अगर ऑप्शन की बात की जाए तो जो बी नंबर का ऑप्शन है फिटेलिस, फिटेलिस एक तरीके की जो है बीमारी है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की कमी से होने वाली बीमारी है, तो जो इसका ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए एग्लूटिनेंस, या इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं एग्लूटिनेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटीबॉडी मुख्यतः किस से बनी होती है? ए वसा से, बी कार्बोहाइड्रेट से, सी प्रोटीन से या डी विटामिन से। तो एंटीबॉडी किस से बनी होती है? एंटीबॉडी जो बनी होती है वो बनी होती है प्रोटीन की, इसीलिए प्रोथ्राम्बिन लास्ट में, जिसमें इन जो शब्द होती हैं जैसे टिन प्रोटीन, तो इन शब्द जहाँ पे दिखा तो वो प्रोटीन होता है। तो एंटीबॉडी में भी प्रोटीन की बनी होती है, जैसे ये हुआ। ये एंटीजन हो गए, एंटीबॉडी हो गई। एंटीबॉडी एक कनेक्टिव टिश्यू की कनेक्ट जो है चैन की तरीके से है, तो ये एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी होती है जो इम्यून सिस्टम के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, रक्त शरीर में क्या करता है? अरे सीधी सीधी बात है, हम कह सकते हैं बहता है। लेकिन बहता तो है, लेकिन उसके साथ में कुछ ना कुछ शरीर में उसका काम भी है। तो क्या कार्य करता है? ए सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, बी भोजन पाचन में सहायक होता है, सी खड़े होने में सहायक होता है ताकि चक्कर न मारे, या डी तरलता बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि ब्लड जो है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये रहा, उसके साथ साथ जो ब्लड है और भी काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। उसके बाद रेगुलरिटी का, प्रोटेक्टिविटी देता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है ना, थर्मो रेगुलरिटी करता है, मतलब शरीर में ताप नियंत्रण का भी काम ब्लड के थ्रू ही होता है। तो ब्लड बहुत सारे ऐसे काम करता है, अगर इनमें से भी कोई अगर ऑप्शन आता है तो भी देख लीजिएगा मेन एग्जाम में। दूसरा ये भी आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मनुष्य का जो ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? मनुष्य का जो ब्लड है वो है लगभग उदासीन होता है, तो इसकी पीएच वैल्यू की बात की जाए 7.2, 7.8, 6.2 या 7.4 उदासीन होता है, लगभग कम अम्लीय होता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी 7.4। ऐसे करके लॉजिक से भी हमें पढ़ना होगा ताकि हमें पता चल सके। जैसे अगला क्वेश्चन बन ही गया कि मानव ब्लड का पीएच होता है, तो मानव जो शरीर का
में जो ब्लड है उसका जो पीएच वैल्यू है उसकी बात की जाए ऑप्शन में कि कम अम्लीय होता है, बी अधिक अम्लीय होता है, सी कम क्षारीय होता है, या डी अधिक क्षारीय होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि भाई उदासीन है, कहीं ना कहीं जो पास में होगा जो कम क्षारीय की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा कम क्षारीय की, ये ब्लड की बात हो रही है। या तो उदासीन होगा या क्षारीय होगा, लेकिन एकदम कम होगा, ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन बनता है कि मानव ब्लड यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा। अब ब्लड अगर अम्लीय हो जाए पूरी तरीके से, जैसे खट्टी डकार आती है शरीर में, तो जो डकार है एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एसिड ज़्यादा हो गया, अम्लीयता हो गई है। तो अगर ब्लड के अंदर ये चीज़ हो जाए तो क्या होगा, एक क्वेश्चन बनता है। ए, क्या हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन की क्षमता बढ़ जाएगी। बी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन की क्षमता या ट्रांसपोर्टेशन की जो क्षमता है कम हो जाएगी। या सी, आरबीसी की गणना कम हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है ना, देख लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। या डी, आरबीसी की गणना कम हो जाएगी। तो अगर ब्लड में अगर अम्लीयता बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं उसमें ऑक्सीफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन दोनों में दिक्कत होगी, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट की जो क्षमता है वह कम हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा बी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन की क्षमता कम हो जाएगी। ये देखिए, जैसे हमारे शरीर में जो पीएच हमारी बॉडी को किस तरीके से इफेक्ट करता है, इसमें ये बताया गया कि जो लंग्स है, लंग्स में रेगुलर जो है पीएच जो है CO2 रिलीज करता रहता है। स्टमक में जो है रेगुलर पीएच जो है CO2 का रिलीजन बताया है। यहाँ पे लीवर में ऑलरेडी ये एल्किल होता है, और ये जो है कंट्रोल्ड जो है पूरी बॉडी का जो पीएच मान होता है वह लगभग 7.35 से लेके 7.45 पीएच के बीच होता है, जो हार्ट्स के थ्रू, पंपिंग के थ्रू जो है कंट्रोल किया जाता है। इसी तरीके इंटेस्टाइन में जो होता है वो भी एल्कलाइन पीएच होता है। इसी तरीके से किडनी में भी एल्कलाइन जो है वो पीएच होता है, जो किडनी यूरिन के थ्रू रिड्यूस करने का काम करती है। अगर शरीर में पीएच का मान ज़्यादा है, अम्लीय अगर ज़्यादा हुआ, अम्लीयपन, तो कहीं ना कहीं ये जितने भी पार्ट्स हैं वह इनका जो काम है 2 गुना बढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं ये सारे पार्ट्स इफेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्राकृतिक कोलाइट कौन सा होता है। ए, इच्छु सरगरा, बी रक्त, सी सोडियम क्लोराइड, या डी यूरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, रक्त। रक्त को ही या ब्लड को ही प्राकृतिक कोलाइड या कोलाइडी विलयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। हमने शुरू में ही देखा था कि लगभग 55% जो है प्लाज्मा होता है, जिसे हम जल में भी देख सकते हैं, इसलिए बी 55%। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मानव रुधिर में या मानव ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर कितना होना चाहिए। ए, 8 से 120 mg, 120 से 140 mg, सी 140 से 180 mg, या डी 180 से 200 mg। तो इसमें जो कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल स्तर है वह होता है 180 से 200 mg। आगे बढ़ते हैं। इसमें वयस्कों के खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर कितने मिलीग्राम 100 ml में होता है। मतलब 100 ml अगर ब्लड है उसमें ग्लूकोज का जो लेवल है वह खाली पेट में एक स्वस्थ मनुष्य या वयस्क मनुष्य में कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। ए, 200 mg होता है, बी 160 mg, सी 100 mg, या डी 60 mg। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी 100 mg। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। ए, हीमोग्लोबिन, बी प्रोथ्रोम्बिन, सी फाइब्रिनोजन, या डी ग्लोब्यूलिन या ग्लोब्यूलिन जिसे बोलते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि प्लाज्मा का प्रोटीन जो प्लाज्मा में नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है
वह ब्लड में तो पाया जाता है लेकिन प्लाज्मा में नहीं, आरबीसी में पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर लाल होता है। और ये आयनिक प्रोटीन है, इनमें आयन होते हैं, तो आयरन पाया जाता है, जिसके कारण यह जो है प्लाज्मा प्रोटीन एक तरीके का नहीं है। आगे, आरबीसी का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? अभी हमने बात किया था कि जो आरबीसी का कलर है वह कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन की वजह से ही लाल होता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हीमोग्लोबिन एक तरीके का, इसमें देखो देखिए लिखा भी हुआ है कि हीमोग्लोबिन एक तरीके का रेड ब्लड सेल्स है। ये लिखा है रेड ब्लड सेल्स है ऑलमोस्ट ऑल द जो है वर्टेब्रेट्स के लिए। और ये जो है एक तरीके का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का जो है मेटल लो प्रोटीन है, मतलब आयनिक जो है प्रोटीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक, ए प्लीहा जिसे तिल्ली भी कहा जाता है और इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है, बी यकृत, सी किडनी, या डी हृदय। तो ब्लड बैंक जो कहा जाता है वह तिली को कहा जाता है, जिसकी पोजीशन लेफ्ट साइड की तरफ होती है, रेडिश कलर का ये लगभग होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है? मतलब कि अगर ब्लड में ऑक्सीजन के साथ अगर वो गैस निम्न में से अगर मिल जाए तो ब्लड की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, या जितना मात्रा में ब्लड पहुंचना चाहिए शरीर के बाकी अंगों तक वो नहीं पहुंच पाएगी। इसमें वो कौन सी गैस है जो ऑक्सीजन की जाने की क्षमता को कम करती है? ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वह है लकड़ी या कोयलों से निकला हुआ धुआं, जिसे हम साइंस के लैंग्वेज में कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरीके की जहरीली गैस होती है और ये जो है बहुत जिम्मेदार होती है इसके लिए कि गैस, ये वो गैस है जो रक्त में ऑक्सीजन के ले जाने की क्षमता को कम करता है। जैसे हम इस जो है एग्जाम्पल में समझेंगे, अगर ब्लड में अगर नॉर्मल ऑक्सीजन है तो ब्लड का कलर भी ऐसे रहता है रेड कलर में, लेकिन अगर ब्लड में पूरी तरीके से अगर ऑक्सीजनेटेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं जो हमारे शरीर से जाता है, तो ब्लड का कलर भी कहीं ना कहीं चेंज होता है, तो पूरी तरीके से श्वसन में दिक्कत होती है। जैसे ये ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड भी अगर पहुंचती है हमारे फेफड़ों तक तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत उत्पन्न होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही वही जिम्मेदार है। अगला, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक तीव्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ए पैन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या डी ओजोन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग या एक अच्छा क्वेश्चन हमें मिला है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो लकड़ी और कोयलों का निकला हुआ धुआं है, ये बड़ी ही आसानी से जब कोई भी महिला या स्त्री अपने घरों में खाना बनाने के लिए जब जलाती हैं तो बड़ी ही आसानी से उनके जो शरीर में उनके ब्लड में ये पहुंच जाता है। कई बार उन्हें सांस की परेशानी जो होती है, आपने सुना होगा कि सांस की परेशानी या अस्थमा की परेशानी, इसका मेन रीज़न है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये ऐसा प्रदूषक है जो ऑक्सीजन में अधिक तीव्रता से मिलता है हीमोग्लोबिन के साथ में, और यही है जो जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसकी प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है। जितना हमारे शरीर के ऑर्गन्स को, जितना टिश्यू को, जितने सेल्स को ऑक्सीजन जो है चाहिए बाकी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को पूरा करने के लिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सबसे बड़ा रीज़न है। आंसर होगा सी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है कि किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? मतलब जो उसमें साइटोप्लाज्म है या द्रव है उसमें हीमोग्लोबिन दिखाई ही नहीं देता, धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाते हैं। ए मेढक, बी मछली, सी मानव, या डी केचुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी केचुआ। केचुआ देखे होंगे एक लंबे एक धागे नुमा संरचना की तरह होते हैं, लंबे लंबे, और धीरे धीरे करके जो उनका कलर है वह गुलाबी होता जाता है। कहीं ना कहीं उनमें जो हीमोग्लोबिन है
ये खत्म होते जाते हैं, विलय के कगार में होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा केचुआ। अगला जो क्वेश्चन है वह निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजन है? रंजन को कलर भी बोला जा सकता है। ए हेमोसाइनिन, बी हेमोएरिथ्रिन, सी कैरोटीन या डी हीमोग्लोबिन। तो जहाँ पे रंजन या कलर की बात आए तो वहाँ पे डी हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से मनुष्य के शरीर पे बहने वाले ब्लड का जो कलर है वह लाल दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिर अणु है। श्वेत रुधिर मतलब WBC। ए लिम्फोसाइट या जिसको लसिका अणु कहते हैं, बी मोनोसाइट जो एक केंद्र अणु होता है, सी बिंबाणु या थाम्बोसाइट या डी रक्त अणु एरिथ्रोसाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी एक केंद्र अणु या मोनोसाइट। मोनोसाइट या ऐसे हम एक एग्जांपल से अगर देखें व्याख्या के तौर पे, देखिए ये है न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और ये है मोनोसाइट। जहाँ पे एक केंद्रक है पीले कलर का, यहाँ पे 2 केंद्रक हैं, यहाँ पे लगभग 3 दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके बेसोफिल में जो है 2 से 3 दिखाई दे रहे हैं जुड़े हुए। तो ये मोनोसाइट जो है, मोनोसाइट को ही जो WBC बोला जाता है, ये बड़ी बोली जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें केंद्रक के आधार पे केंद्रक एक ही होता है जिससे इसका जो WBC का आकार है ये बड़ी दिखाई देती है बाकियों की तुलना में। तो इसका राइट आंसर होगा मोनोसाइट या एक केंद्र अणु। अगला जो है थैलेसीमिया के रोग में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। जिस मनुष्य में थैलेसीमिया नाम की बीमारी हो जाती है तो उसमें क्या संश्लेषण नहीं होता है? ए विटामिन डी, बी हार्मोन, सी हीमोग्लोबिन या डी प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हीमोग्लोबिन। ध्यान रखिएगा, या कभी कभी इसको उल्टा कर क्वेश्चन पूछ लेता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से जो होने वाला रोग है तो थैलेसीमिया जो, जिससे जो हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है। अब ये क्वेश्चन आते हैं कि अरक्तता मतलब कि जब ब्लड की पूर्ति ना हो, अरक्तता किसकी मात्रा की कमी के कारण होती है? ब्लड का ना बनना भी कह सकते हैं या कम मात्रा में बनना। राइबोफ्लेविन, बी थायमिन, सी फॉलिक एसिड या डी नियासिन। इनमें से कौन से कारक की वजह से? तो इसका जो राइट आंसर है वह है फॉलिक एसिड। इसीलिए महिलाओं को जो है जब वो गर्भवती होती हैं तो उस समय पे फॉलिक एसिड के सेवन के लिए भी कहा जाता है। कई बार जो है तो उनको जो है ब्लड की कमी को दूर करने के लिए फॉलिक एसिड की टॉनिक्स या टैबलेट्स को यूज़ कराया जाता है। सबसे बड़ा रीज़न यही है। अगला जो है अरक्तता में निम्नलिखित में किसकी मात्रा कम हो जाती है? ए हीमोग्लोबिन, बी कोलेजन, सी मायोसिन या डी ग्लूकोज। तो इसका सीधा सीधा है आंसर होगा ए हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही रक्त में RBC को बनाने में मदद करती है। अगर अरक्तता है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा ही डाउन होती है, जिसको बढ़ाने के लिए ही गाजर और ये जो फॉलिक एसिड इनके सेवन के लिए जो है डॉक्टर सलाह देता है। अगला जो क्वेश्चन है कि ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया जो बीमारी हो जाती है उसकी रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक क्या होता है? अगर किसी को हो जाए ब्लड कैंसर तो जो उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है तो वो किस तरीके से होता है? ए आयोडीन 131 के थ्रू, बी सोडियम 24, सी फास्फोरस 32 या डी कोबाल्ट 60। ये एक जो है विधि है, मेथड है इस ब्लड कैंसर जो ल्यूकीमिया जो होता है उसकी रोकथाम या बचाव के लिए। तो इसकी रोकथाम बचाव के लिए जो है फास्फोरस 32 का यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी फास्फोरस 32। ये देखिए ल्यूकीमिया में क्या होता है कि अचानक बुखार आएगी, जो है थकान महसूस होगा, है ना, नाक गला जो है जाम होगी, अचानक जो है वेट बढ़ना जो है वेट घटना जो है वो चालू हो जाएगा। नॉर्मल ब्लड जो होते हैं ऐसे गोल हमें दिखाई देते हैं, है ना, जिसमें जो है केंद्रक नहीं होते हैं WBC में। लेकिन जब ल्यूकीमिया होता है तो ल्यूकीमिया में एक जो है
एक साइज़ नहीं बल्कि अलग अलग डिफरेंट साइज़ जो है वो बन जाती हैं। तो ल्यूकीमिया के रोग की जो है साइज़ को मेंटेन करने के लिए या इसकी रोकथाम के लिए जो है फास्फोरस का यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जब कोई बाह्य पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश करता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। पहले अपन ऑप्शन देख लेते हैं। ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी रुधिर बिम्बाणु या डी जीवद्रव्य या प्लाज्मा। कोई बाहरी पदार्थ हमारे शरीर के अंदर अगर यह प्रवेश करता है तो सबसे पहले जो प्रतिक्रिया देगा उससे लड़ने के लिए जिसकी क्षमता सबसे ज़्यादा हो, तो सबसे ज़्यादा क्षमता होती है डब्ल्यूबीसी में। इस्नोफिलिया वगैरह डब्ल्यूबीसी में होते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा डब्ल्यूबीसी। जैसे कोई भी चावल फटकता है, घरों पे देखे होंगे, या कुछ ऐसा काम करते हैं, जाले वाला झाड़ते हैं तो छींकने लगते हैं, तो उन छींक से हमको जो बचाते हैं ना, इस्नोफिलिया की जो मात्रा बोलते हैं कि ज़्यादा हो गई, तो वो डब्ल्यूबीसी की वजह से होती है। तो डब्ल्यूबीसी ही है जो सबसे पहले प्रतिक्रिया देती है उससे लड़ने के लिए। अगला है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा होता है। जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करता है, तो उसका जो ऑप्शन है पेप्सिन, माल्टेज, थम्ब्रिन, प्रोथ्राम्बिन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी थ्रम्बिन। जो प्रोथ्राम्बिन में चेंज होता है, फाइब्रिनोजन है जो फाइब्रिन में चेंज करता है, तो एंजाइम जो होगा वो सी थम्ब्रिन होगा। अगली तरफ बढ़ते हैं कि RH जो फैक्टर है इसकी जो खोज है सर्वप्रथम किस में की गई थी। RH की ए केचुआ, बी रीसस बंदर या सी शेर या डी चूहा। ये कई बार क्वेश्चन में आता है कि रीसस नाम का एक जो है रीसस बंदर होते हैं उनमें ये जो RH फैक्टर देखा गया था और RH फैक्टर का पता लगाया गया था कि RH फैक्टर दो तरीके के पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है RH के आधार पर, देखिए क्वेश्चन भी वही आ गया कि RH के आधार पर मनुष्य में कितने प्रकार में बांटा गया है, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 इसलिए होगा क्योंकि जो RH फैक्टर में जो बांटा गया RH पॉजिटिव भी होता है और RH निगेटिव भी होता है। जैसे हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये RH पॉजिटिव RBC में और ये RH निगेटिव जो उपस्थित नहीं है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन भी तैयार हुए हैं और ये वे क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं हमें एग्जाम में देखने को मिलता है और इर्द गिर्द के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके इर्द गिर्द के क्वेश्चन है जो हमें आगे चल के एग्जामों में भी देखने को मिलेगा। तो जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपका ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो है लॉन्ग चैप्टर भी मिल जाएंगे ताकि आप आसानी से उस चैप्टर का डिस्क्रिप्टिव भी देखें और सारे जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ जब डिस्क्रिप्टिव दोनों को आप समझेंगे तो डेफिनेटली है कि एक अच्छा नंबर गेन करेंगे और एग्जाम में अच्छे अंक लेके आएंगे। तो उस डिस्क्रिप्टिव को भी देखना ना भूलें। लिंक आपको स्टडी 365 के ऑफिशियल चैनल पर इस वीडियो पे नीचे मिल जाएगी। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला ऐसा बढ़ा रहे और तरह तरह की वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच। आगे के लिए लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सिर्फ दोस्तों देख सकते हो 2 दिन 6 घंटे 23 मिनट 22 सेकंड मैक्स क्योर के लॉन्चिंग होने के लिए बचा है। तो मेरे भाई देर मत करो, आप लोग जितना जल्दी हो सके अपना वॉलेट रेडी करके रख लो क्योंकि इसी 2 दिन के बाद आप सभी लोग और इसी ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आप देखना मेरे भाई, इसी ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आज $28 दिख रहा है ना, इसके अंदर दिखेगा आपको $1000-2000 क्योंकि लोगों के यहाँ पे लाखों रुपए की अर्निंग सिंगल डे के होने वाली है। तो मेरे भाई ये खाली मेरा वीडियो देख लो, अभी डेट देख लो, डेट आज क्या है 1 अक्टूबर है ना, ठीक है। और 4 अक्टूबर के दिन मैं आप लोगों को इसी इनकम के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और वहां पे आप मेरी अर्निंग देखना है, सिंगल डे की कितनी अर्निंग है। तो मेरे भाई या तो खाली अर्निंग देखना या मेरी अर्निंग के साथ आप भी अर्निंग कर लेना, डिसीजन आपके हाथ में है। तो जो बंदा डिसीजन लेगा वो पैसा बनाएगा, बाकी जो सोचेगा तो अभी भी सोचने वाला बंदा क्या करेगा, वीडियो देखेगा, वीडियो देख करके फिर चला जाएगा, कोई दूसरा काम करेगा, रील स्टेटस देखेगा और जो करना होगा करेगा, ठीक है। लड़कियों का डांस देखेगा और क्या करेगा जो उसको काम नहीं करना, राइट। तो मेरे भाई डिसीजन लो, काम करो और थोड़ा काम पे फोकस करो मेरे भाई, ठीक है। जब तक बिजनेस के अंदर पैसा लगता
बढ़ता नहीं है, पैसा आता नहीं है मेरे भाई। जिस प्रकार से दही जमाने के लिए थोड़ा सा दही जरूर लगता है, उसी प्रकार से पैसा बनाने के लिए थोड़ा सा पैसा जरूर लगता है। तो इसलिए मेरे भाई डिसीजन लो, एक्शन लो, तभी पैसा बनेगा। थैंक यू सो मच। जय फोर्सेज। कि मार्केट में सिर्फ एक चीज आपको बचा सकती है और वो है आपकी एजुकेशन। अगर आप सीख के काम करेंगे तो ये अथाह समुद्र है पैसे का। जहां आप सोचिए एक दिन में 60 लाख करोड़ की ट्रेडिंग हो रही है, और अगर आप सोचेंगे कि आपको करोड़ों कमाने हैं, आप अपने करोड़ों दे जाएंगे। आपको इसमें सीखना पड़ेगा। आप बगैर सीखे, बगैर समझे अगर आप ये करते हैं तो आई एम श्योर, मैं लिख के दे सकता हूं कि you will end up having losses. You cannot make money without learning. मेरा होश उड़ा डाला। कुछ भी करना, गरीब मत रहना। गरीबी इस दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबी इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। गरीबी इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। गरीब इंसान को आदमी अपने बगल में खड़ा करना पसंद नहीं करता, और अमीर इंसान के कुत्ते से भी आदमी प्यार करता है। तो मेरे दोस्त, जिंदगी में कुछ भी करना, मगर ये गरीबी नाम की बीमारी अपने पास भी मत आने देना। सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी।